एक ढका हुआ चेहरा खुद को पहचान नहीं सकता, वो सिर्फ खुद का अनुमान लगा सकता है। भला वो खुद के व्यक्तित्व को क्या पहचान पाएगा। कई बार जब मैं मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहने हुए देखता हूँ तो उन पर काफ़ी तरस आता है। मन में कई सारे प्रश्न भी उठते हैं। आखिर ऐसा भी क्या कारण है जिसने एक वर्ग मुस्लिम महिलाओं के चेहरे को ही ढक दिया है और उनके सारे व्यक्तित्व को ही छुपा दिया है। इस्लाम में इस प्रथा का प्रचलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है, वो सब मुल्ला मौलवियों के ऊपर छोड़ा जा सकता है। पर इस प्रथा के प्रचलन के पीछे का वास्तविक कारण क्या है, उसको भौगोलिक परिस्थितियों को आधार बनाकर आसानी से समझा जा सकता है। यदि हम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि रंग रूप भी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित नजर आता है। उदाहरण के तौर पर हम अपने ही देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का जब उदाहरण लेकर देखते हैं तब भी हमें अंतर साफ साफ तौर पर दिखाई दे जाता है। यदि हम पहाड़ी लोगों के पहनावे को देखते हैं तो सिर पर टोपी और गर्म वस्त्र को पहनावे के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो वहाँ की रातें ठंडी और दिन काफ़ी गर्म होता है। उसी के अनुसार राजस्थानी लोग धोती कुर्ता और घंघरा चोली को अपने पहनावे के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि उनकी भौगोलिक परिस्थितियों से मैच भी करता है। इसी प्रकार तमिलनाडु और केरल का उदाहरण लेंगे तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में गर्मी प्लस उमस दोनों का समावेश होता है, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने का चांस भी हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि तमिलनाडु और केरल के लोग लुंगी और मुंड को अपने पहनावे के रूप में उपयोग में लाते हैं। इस दृष्टि से भी देखें तो बुर्के का अरब कनेक्शन का अंदाजा भी साफ साफ तौर पर लगाया जा सकता है। हम सभी को मालूम है कि अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक रहता है। कई बार तो ये अपने उच्चतम स्तर 54 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में इतने अधिक तापमान पर अरबियन लोगों की स्किन झुलसने का चांस भी हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि अरबियन लोग महिला हो या पुरुष अपने सारे शरीर को सर से लेकर पांव तक हल्के वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस आधार पर समझा जा सकता है कि बुर्का परिधान भी कहीं न कहीं अरब की भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित नजर आता है। जहाँ तक बुर्का परिधान के प्रचलन का सवाल है तो इसका प्रचलन इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले भी अरबियन भूभागों में देखा जा सकता था। ये अलग बात है कि बाद में ये पहनावा इस्लामिक परिधान का हिस्सा बना दिया गया और इस्लाम की धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर इस पहनावे को जड़त्व कर दिया गया। समस्या यहाँ बुर्का परिधान से नहीं है, समस्या यहाँ बुर्के की धर्म के आधार पर अनिवार्यता से है। यदि आप बुर्के को
अरब की भौगोलिक परिस्थितियों को आधार बनाकर देखोगे तो इस परिधान को उचित और साइंटिफिक ठहराया जा सकता है, पर अन्य भौगोलिक परिस्थितियां जहां पर इसकी अनिवार्यता बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, वहां पर भी धार्मिक व्यवस्थाओं और चलन के आधार पर इस परिधान की अनिवार्यता बिल्कुल भी आवश्यक नहीं जान पड़ती है। जहां तक इस पहनावे से मुस्लिम महिलाओं का चेहरा ढक देने का प्रश्न है, तो आप सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का चेहरा ही नहीं ढकते हो, आप उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व, उनके टैलेंट, उनके अंदर की सारी संभावनाओं को भी बुर्के के अंदर छुपा देते हो। उनकी प्रगति और समृद्धि के ज़्यादातर मार्ग भी आप बंद कर देते हो। ये प्रत्येक दृष्टि से मुस्लिम महिलाओं के साथ एक प्रकार के अन्याय से कम नहीं है। यदि आप भारत की आज़ादी के पहले तक की मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अवलोकन करोगे तो उनकी सामाजिक स्थिति हिंदू महिलाओं की तुलना में कई गुना अच्छी थी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय तक हिंदू महिलाओं को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। वो कई प्रकार की धार्मिक प्रथाओं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा आदि से प्रताड़ित थीं और उनकी तुलना में मुस्लिम महिलाओं को कम से कम शिक्षा का अधिकार तो था ही, वो अपनी भाषा का अध्ययन भी कर सकती थी, वो मदरसे भी जा सकती थी, वो कुरान भी पढ़ सकती थी। पर आज़ादी के बाद में हिंदू महिलाएं संवैधानिक अधिकारों के सहारे आगे बढ़ गईं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी पीछे छूटती चली गईं। इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक व्यवस्था और बुर्का प्रचलन के माध्यम से उनके चेहरे को ढक देना भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रधान की कोई अनिवार्यता और बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ये मनुष्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो गर्मी, सर्दी, लू और उमस से बचने के लिए किस प्रकार का परिधान धारण करे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, इतना सक्षम तो है ही कि वो वातावरण की परिस्थितियों के हिसाब से अपने वस्त्र का चुनाव कर सके। नाबालिग बच्चों को अपवाद के रूप में छोड़ा जा सकता है।